हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हमने बायोमोलिक्यूल्स जो नेक्स्ट यूनिट सेकंड का नेक्स्ट वाला सब यूनिट है उसमें बायोमोलिक्यूल्स का करना है। बायोमोलिक्यूल्स में सारे आएंगे, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं, हमारे पास प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं। ठीक है, ये सारे आएंगे। हमारा जो सबसे पहले स्टार्ट होगा वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि लिविंग सेल की क्या कंपोजिशन होती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देन उसके बाद हम आएंगे बायोमोलिक्यूल्स पे। ठीक है, अब देखो, कोई भी लिविंग सेल है, कोई भी लिविंग सेल, चाहे वो प्लांट का है, चाहे वो एनिमल का है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, उनकी कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, उनकी कंपोजिशन क्या रहती है, मतलब वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। हमारे पास वाटर रहता है, इनऑर्गेनिक ऑइन्स रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं वो रहते हैं। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वाटर होता है। आपने अपनी बॉडी का भी सुना होगा कि हमारी बॉडी में 70% जो है वाटर होता है। ठीक है, तो वाटर सबसे ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑइन्स। ठीक है, उसके बाद जो बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं या बायोकेमिकल कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी के, उनको हम डिवाइड करते हैं 4 कैटेगरीज में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड है। अब ये जो चार है ना, इन चारों को हमने अलग अलग करके डिस्कस करना है। ठीक है, उसी के बाद नेक्स्ट है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स। अब देखो, बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, और या फिर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो बहुत ज़रूरी हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं और हर एक ज़िंदा चीज़ में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। और ये देखो, वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड हेल्पफुल फॉर सर्वाइवल। ठीक है, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसकी बॉडी बनी होती है किससे, सेल से। और सेल में एक तो प्रोटोप्लाज्म होता है, उसके अलावा अदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। देखो, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जिसमें ऑर्गेनेलीज आते हैं, पर्टिकुलरली ऑर्गेनेलीज आती हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जैसे ये सेल है ना, इसमें ये पूरा जो है पूरे कंटेंट को, ओवरऑल कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अगर हम सिर्फ काउंट करें, जैसे ये कुछ एक ऑर्गेनेलीज हैं, गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ऑर्गेनेलीज वाले पूरे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। और उसके साथ अगर जैसे कि यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है, यहाँ पे जिंक प्रेजेंट है, कॉपर प्रेजेंट है, ये वाले जो हैं ऑइंस, इनऑर्गेनिक ऑइंस, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेम कंपोजिशन रहती है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स ना को ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाता है 2 ग्रुप्स में। एक हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या उनको क्या बोला जाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक या माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और जो हमारे पास ऑर्गेनिक है, जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सारे किस में आते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। अब जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब ये बॉडी में थोड़ा कम रिक्वायर होते हैं। ठीक है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, साइज में भी बड़े होते हैं और रिक्वायरमेंट भी इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का तरीका। मेजर एलिमेंट है, माइनर एलिमेंट है और ट्रेस एलिमेंट। मेजर एलिमेंट जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी ज़रूरत भी ज़्यादा होती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये डिफरेंटली कंबाइन होता है और अलग अलग मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, प्रोटीन्स आ गए, लिपिड्स आ गए, उन सब की फॉर्मेशन इनसे ही होती है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मेन या बेसिक जो है यही एलिमेंट्स रहते हैं हमारे पास, जिनको हम मेजर एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी हेड टू टो जितनी भी बॉडी है वो डिपेंड होती है इन मेजर मॉलिक्यूल्स पे या मेजर एलिमेंट्स पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं माइनर एलिमेंट्स, जिनकी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती और ये हमें उतने ज़्यादा देखने को भी नहीं मिलते, कंसंट्रेशन भी इनकी कम होती है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया और आयोडीन हो गया। अब ये होते भी कम है, रिक्वायरमेंट भी कम है, लेकिन जितनी एक रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मान लो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आयोडीन की जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे अगर कम हो जाता है तो ये हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है।
ऐसा नहीं है कि बंदे की डेथ हो जाएगी आयोडीन की डेफिशिएंसी, आयोडीन के इंक्रीज होने से, नहीं, बिल्कुल भी डेथ नहीं होगी, लेकिन डिसफंक्शनिंग आ जाती है थोड़ी बहुत जो है नॉर्मल से एबनॉर्मलिटी, पूरी हाई लेवल की एबनॉर्मलिटी नहीं, थोड़े बहुत डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, सोडियम पोटाशियम और आयोडीन सेम यही केस है। आपको पता होगा, आपने देखा होगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर हो जाता है, नेक वाले रीजन में लंप सा बन जाता है। ठीक है, जिसको हम गॉइटर बोलते हैं। या फिर अगर उसके अलावा अगर बचपन में ही आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है, सोडियम पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो रही है, तो ये डिफरेंट ग्लैंड्स को इफेक्ट करेगा और वो ग्लैंड्स की वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक सकती है, मेंटल रिटार्डेशन, मतलब मेंटल एबिलिटी पूरी डेवलप नहीं होती, इस तरह से इनके इफेक्ट होते हैं। ठीक है, बाकी ज़िंदा रहने के लिए ऐसा नहीं है कि इनके बिना बंदा मर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ डिसऑर्डर्स कॉज कराते हैं। चाहिए बहुत कम, लेकिन जो बहुत कम चाहिए वो बहुत ज़रूरी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। ये भी बहुत कम कंसंट्रेशन में चाहिए होते हैं और बहुत कम कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, हमारी बॉडी में होते हैं लेकिन कम कम होते हैं। अब इसमें भी एग्जांपल मैं आपको आयरन की बताती हूँ। आयरन जो है ऐसे हमारी पूरी बॉडी में कहाँ पे होता है, हमारे ब्लड में, हीमोग्लोबिन में। आरबीसीज होते हैं ना रेड कलर के, हीमोग्लोबिन में हमारे पास आयरन मेटल होता है और आयरन की वजह से जो है हीमोग्लोबिन में वो ग्लोब्युलिन प्रोटीन वगैरह अटैच रहती हैं और वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये मेजर, माइनर और ट्रेस, मेजर के बिना बंदा रह ही नहीं सकता, माइनर जो है बहुत कम चाहिए और वो भी ज़रूरी होते हैं, और ट्रेस एलिमेंट जो हैं वो भी बहुत कम चाहिए और ज़रूरी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जैसे आयरन की मैं बताती हूँ, आयरन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई है रिक्वायर्ड अमाउंट से, तो फिर क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। तो फिर आयरन वगैरह के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और जिसकी वजह से एनीमिया को दूर किया जाता है, ब्लड जो है थोड़ा फुलफिल किया जाता है। ठीक है, ये आगे हमारे पास मेजर, माइनर एंड ट्रेस एलिमेंट। उसके बाद हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स अब क्या हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स बोलते हैं। अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या है, अभी तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। अभी जस्ट आगे मैं आपको इसके फॉर्मूला बताऊंगी तो उसमें आपके क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट इतना याद रखो, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप वाला। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। या भी आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट की बात करें, बने किससे होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 1:2:1। अगर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन भी 1 होगा। ये भी अभी आगे केमिकल फार्मूला से क्लियर हो जाएगा। और जर्नल फार्मूला की बात करें, CnH2ON, ये इसका जर्नल फार्मूला रहता है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट टर्म है ये डिराइव हुई है एक फ्रेंच वर्ड से। फ्रेंच वर्ड क्या है, हाइड्रेट डी कार्बन, हाइड्रेट डी कार्बन, जिसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। ठीक है, हाइड्रेट्स का मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लस हाइड्रोजन अटैच हुए तो कार्बोहाइड्रेट्स बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी फर्दर डिवीज़न की गई, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। बच्चे देखो, ये ग्राफ आप ज़रूर बना लेना। इस ग्राफ से क्या होता है, एक ओवरव्यू में इजी हो जाता है, जब आप पढ़ लोगे रिवाइज करने में बहुत इजी होता है। ये ग्राफ डेफिनेटली बना लेना, चाहे मैं PDF में सेंड ना करूँ, यहाँ से आप ज़रूर बना लेना। ठीक है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। सिंगल फंक्शनल ग्रुप मोनोसेक्राइड। ठीक है, और 2 या 2 से ज़्यादा अगर मिल जाएंगे मोनोसेक्राइड तो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड बन जाएगा, और 3 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड कंबाइन होंगे तो हमारे पास पॉलीसेक्राइड बन जाएगा। ठीक है, पॉलीसेक्राइड बन जाएगा। अब मोनोसेक्राइड में फर्दर ट्रायोजीज हैं, टेट्रोजीज हैं, पेंटोजीज हैं, हेक्सोजीज और हेप्टोजीज, कार्बन मॉलिक्यूल पे डिपेंड है। अभी देखो मैंने बताया था ना, रेशो 1:2:1। अगर कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 2 मिला के कितना हो जाएगा, 3 to 6, और हमारे पास ऑक्सीजन कितना रहेगा, 3। ये आ जाएंगे ट्रायोजिस। खैर इनको अलग से डिस्कस करते हैं, अभी फिलहाल इनको नहीं करते। मोनोसेक्राइड की कैटेगरी में ये हमारे पास आते हैं। ओलिगोसेक्राइड में हमारे पास डाइसेक्राइड प्लस ट्राइसेक्राइड, मतलब 2 मोनोसेक्राइड मिलके डाइसेक्राइड बनाएंगे, 3 मोनोसेक्राइड मिलके ट्राइसेक्राइड बनाएंगे। और पॉलीसेक्राइड में होमोपॉलीसेक्राइड, हेटेरोपॉलीसेक्राइड, इनको खैर अलग से डिस्कस करना है, इसलिए अभी मैं इनकी डिटेल फर्दर नहीं बता रही। हम आते हैं सिंपल पहले किस पे, मोनोसेक्राइड पे। आज जो हमने करना है मेन मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड देखो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, या तो एल्डिहाइडिक होगा या
कीटोनिक ग्रुप होगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन आपने पढ़े, ये हमारे पास CHO हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप और C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। अब जो ये वाला ना, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास क्या आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप, और ये हमारे पास आ जाता है कीटोनिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड O जो है हमारे पास आ जाता है कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे मैं बताती हूँ, देखो मोनोसेक्राइड्स ऐसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जिनमें सिंगल फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइडिक होगा या कीटोनिक होगा, ठीक है। इसकी जो फर्दर कैटेगरीज हैं, जैसे ट्रायोजिस, कार्बन 3, अगर कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 होंगे, ऑक्सीजन कितने होंगे, 3 होंगे। और ये क्वेश्चन एक बार नीट में आया हुआ था, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, या स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कितना कार्बन मॉलिक्यूल है। तो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हमेशा याद रखना है कार्बन 3 मॉलिक्यूल है, ठीक है। 3 कार्बन आटम होते हैं और स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट उसको काउंट किया जाता है। एग्जांपल्स क्या हैं, ग्लिसरल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड में एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कीटोनिक ग्रुप होगा। ये देखो मैंने ड्रॉ किए हुए, ये हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड है, CHO, आप देख लो CHO, ये देखो CHO, ये क्या हो गया, एल्डिहाइडिक, और क्या है हमारे पास, ग्लिसरल्डिहाइड। इस तरह से 3 कार्बन मॉलिक्यूल ड्रॉ किए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद आप इसको भी खोल के लिख सकते हो, जैसे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे H आ जाएगा, या खोल के लिख सकते हो या इस तरह भी लिख सकते हो, CH2OH भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे H और यहाँ पे OH। ये हमारे पास क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है ग्लिसरल्डिहाइड। और जो हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये हमारे पास इसमें सिर्फ कीटोनिक ग्रुप है, बाकी केमिकल फॉर्मूला इनका बिल्कुल सिमिलर रहता है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में थोड़ी वेरिएशन आती है, केमिकल फॉर्मूला एज इट इज है, C3H6O3, ठीक है। और इसको स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हम काउंट करते हैं। उसके बाद आ जाएगा टेट्रोजिस, कार्बन 4 मॉलिक्यूल एज इट इज़, उसमें भी एक एल्डिहाइडिक, एक में एल्डिहाइडिक होगा ग्रुप, एक में हमारे पास कीटोनिक। जैसे ये देख लो, ये एल्डिहाइडिक वाला है, ये कीटोनिक वाला है। एल्डिहाइडिक वाले को हम बोल देंगे इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज बोल देंगे कीटोनिक वाले को। इनकी भी अगर बात करें, हमारे पास केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर होता है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में या फंक्शनल ग्रुप में वेरिएशन आने की वजह से इनमें वेरिएशन आ जाती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिफर करना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ना ट्राई करना, जैसे मैं ये फॉर्मूला बता रही हूँ ना, C4H8O4, तो आप इसको ड्रॉ करने की ट्राई करना। हमेशा एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एक हमारे पास कीटोनिक ग्रुप होगा, CHO एंड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद पेंटोज 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। पेंटोज में मैंने फर्दर ड्रॉ नहीं किया हुआ, ये आप ड्रॉ कर सकते हो खुद से। पेंटोज में राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है और राइब्यूलोज है। और ये जो मैंने देखो राइबोज के नीचे लिखा हुआ है एल्डिहाइडिक, डीऑक्सीराइबोज के नीचे भी लिखा हुआ है एल्डिहाइडिक, और जो राइब्यूलोज है इसके नीचे लिखा हुआ है कीटोनिक, ठीक है। तो CHO ग्रुप होगा राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज में, राइब्यूलोज में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये आप ड्रॉ कर लेना खुद ही। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाला है हेक्सोज, कार्बन 6 मॉलिक्यूल। कार्बन 6 होंगे तो 1:2:1 के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन हो जाएंगे 12 और ऑक्सीजन भी हमारे पास 6 रहेंगे, ठीक है। इसमें कार्बन 6 मॉलिक्यूल हैं और इसमें ये 3 चीज़ें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये एक दूसरे की अल्टरनेट फॉर्म्स हैं, ठीक है। इनका केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है, इनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में वेरिएशन आती है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वेरी कर जाती हैं। जैसे ये देखो ग्लूकोज मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये फ्रक्टोज है, ये गैलेक्टोज है। कार्बन 6 ले लिए, ग्लूकोज में हमारे पास आ गया एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज में आ गया हमारे पास कीटोनिक ग्रुप, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप आ गया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सिर्फ यही डिफरेंस है, केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है, एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक में कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। एल्डिहाइडिक और कीटोनिक की वजह से इनमें इनकी थोड़ी जो है प्रॉपर्टीज़ जो हैं वेरी करना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब जो ये लिखा हुआ है ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज में भी देखो क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, लेकिन इसमें फिर इसमें और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस रहेगा, आप फॉर्मूला को देखो, कहीं पे कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है क्या। इस फॉर्मूला का पूरा यहाँ से देखो यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक देखो, एक ही जगह, सिर्फ एक जगह स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में वेरिएशन आने की वजह से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिफ़र कर जाती हैं। जैसे कि ये देखो, अगर आपको नहीं डिफरेंस दिखा होगा तो ये चीज़ देख लो, यहाँ देखो हाइड्रोक्सल ग्रुप दोनों सेम साइड पे हैं, हाइड्रोजन दोनों सेम साइड हैं। कौन से कार्बन नंबर पे, कार्बन नंबर 3 और 4, 1 2, ये है कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4।
कार्बन नंबर 3 और 4 पे देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों एक साइड पे हैं, ठीक है। इसमें देखो बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, एक साइड हमारे पास हाइड्रोजन आता है, एक साइड हाइड्रोक्सिल, इस साइड हाइड्रोक्सिल आ जाएगा, इस साइड हाइड्रोजन, इस तरह से अरेंजमेंट होती है। लेकिन गैलेक्टोज के कार्बन 3 और कार्बन 4 पे सेम साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज के प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इनका केमिकल फॉर्मूला सिमिलर रहता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, गैलेक्टोज में भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है। सिर्फ गैलेक्टोज में कार्बन 3 और कार्बन 4 पे सेम साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं। और फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज में तो होता ही कीटोनिक ग्रुप है। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, इन तीनों में से सबसे स्वीटेस्ट कौन सा रहता है? फ्रक्टोज। हनी होता है ना, शहद, शहद में क्या होता है हमारे पास? फ्रक्टोज होता है, सबसे स्वीटेस्ट शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है, इनको साइक्लिक फॉर्म में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। आपको देखो ये ड्रॉ करने बहुत ज़रूरी नहीं है, बट याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ग्लूकोज की इस तरह की हमारे पास साइक्लिक फॉर्म है, फ्रक्टोज की ये वाली साइक्लिक फॉर्म है। आप कार्बन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल काउंट कर सकते हो, ठीक है। साइक्लिक फॉर्म इस तरह की होती हैं। देन उसके बाद हेप्टोज, जिसमें क्या है 7 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये भी मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ, ड्रॉ करना हर एक ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप की, इसलिए मैं इसको दोबारा से ड्रॉ नहीं किया हुआ। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल है सीडोहेप्टुलोज और ग्लूकोहेप्टुलोज, सीडोहेप्टुलोज और ग्लूकोहेप्टुलोज। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो मुझे आप पूछ सकते हो। मैंने कोशिश की है कि पूरी अच्छे से समझाया जाए, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।